नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मस्ती में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई जारी रखते होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे रिसोर्स। आखिर रिसोर्स क्या होता है? तो रिसोर्स जो मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, यह किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह यूपीएससी या एसएससी सभी एग्जामों की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए पढ़ाएंगे क्या, रिसोर्स। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे क्लास 10th में भी है, तो भी यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो स्टार्ट करते हैं। आखिर रिसोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो रिसोर्स में हम पढ़ेंगे इसका डिफिनेशन। सबसे पहले जानते हैं, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका डिफिनेशन जानना अति आवश्यक होता है। उसी तरह इसका हम जानेंगे। इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, किस तरह नियोजन किया जाता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन का संरक्षण। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज रिसोर्स, अर्थात संसाधन क्या है, तो संसाधन मतलब सीधी बात अगर कहें तो संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन कैसे? देखिए, जो हमारी आवश्यकताओं को, जैसे ये है बोर्ड और ये जो मार्कर है, इसका जो हम अभी उपयोग कर रहे हैं लिखने में, तो ये हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। ठीक, जिस तरह आप अभी बैठे होंगे, जहां भी होंगे, तो फैन चल रही होगी, आपको हवा लग रही है, तो फैन क्या है, एक संसाधन है। अर्थात दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए संसाधन मतलब क्या। तो संसाधन मतलब जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक, आप जानते हैं इसकी डिफिनेशन। हम अगर कहा जाए डिफिनेशन जाने तो क्या कहेंगे हम, अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार डिफिनेशन बताएं तो बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये तो व्यवहारिक हुआ कि जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करें, वो संसाधन है। लेकिन प्रत्येक वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यक, एक मिनट पहले बोल देते हैं, प्रत्येक वस्तु जो जिसकी आवश्यकता हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, पूरा करने में या प्रयुक्त की जा सकती है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और जिसको बनाने में तकनीक उपलब्ध हो, वह संसाधन है। एक मिनट मैं लिख देती हूँ। प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। क्या? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में, जैसा कि हमने कहा, आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। एवं क्या? एवं उसको बनाने के लिए, किसको, संसाधन को बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो। तकनीक, आप सोच रहे होंगे तकनीक क्या होता है। तो कोई भी संसाधन अगर बनेगी तो उसके लिए तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी तो संसाधन बनेगी। जिस तरह अगर हम लोग पहले जिस तरह इस धरती पर आए, अगर कुछ टेक्नोलॉजी नहीं विकास करते अपनी मस्तिष्क से, तो क्या संसाधन हम अपनी उतनी जितनी आज कर रहे हैं उतनी हम कर पाते? नहीं कर पाते। जैसे तैसे धरा रहता। लेकिन हम अपनी बुद्धि कौशल विकास कर कर और तकनीक का निर्माण कर कर और उस संसाधन को अपने उपयोग में कर रहे हैं। तो तकनीक क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से संभाव्य, आर्थिक रूप से संभाव्य एंड और
सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, क्या हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब क्या, और सांस्कृतिक रूप से मानने का मतलब क्या। देखिए, अगर हम कोई चीज हमको पसंद है लेकिन हमको पैसा नहीं है उस चीज को खरीदने में, मान लेते हैं आपको लैपटॉप पसंद है, ठीक, और आपको पैसा बहुत कम है, तो आप एक फोन में काम चला रहे हैं, लेकिन आपको पसंद तो कोई छीन नहीं सकता है ना, पसंद है, लेकिन क्या नहीं, पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं है तो हमारे लिए क्या, आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं है लेने में, लेकिन हमारे लिए लैपटॉप एक संसाधन है, ठीक। तो हमारे लिए क्या हुआ, हम सक्षम, आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब सक्षम। तो आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं है, लेकिन हमारे लिए अगर पैसा रहता तो वो हमारे लिए संसाधन होता। तो संसाधन किसी भी इंसान के लिए तभी हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से क्या हो, सक्षम हो, उसको लेने में सक्षम हो, ठीक। और सांस्कृतिक रूप, ये समझ गए ये बात। और सांस्कृतिक रूप से मानने का मतलब क्या, देखिए, जो संस्कृति में जिसका कोई भी चीज मतलब मान्यता देती हो, उस चीज को उपयोग करने के लिए वही उसके लिए संसाधन होगा। जैसे मान लेते हैं जैन धर्म में मांस खाना वर्जित है, लेकिन मांस मांस जो है दोस्तों सभी लोगों के लिए क्या है, मांस क्या है, सभी लोगों के लिए संसाधन है। मतलब जो लोग उपयोग करते हैं इसका, या मान लेते हैं हम लोग उपयोग करते हैं खाने में मांस का, हमारी आवश्यकताएं हैं, प्रोटीन भी देती है, लेकिन जैन धर्म के जो है इस सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान्य नहीं है, तो वो उपयोग नहीं कर सकता है। तो मांस जो है जैन धर्म के लिए संसाधन नहीं है। और तो ये क्या होना चाहिए, संसाधन तभी हो सकता है जो आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब सक्षम हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। मतलब हम, हमारी संस्कृति यह कहे कि हाँ वो चीज हमारे लिए उपयोगी है, तभी वो हमारे लिए संसाधन है। कहने का अर्थ है कोई भी चीज तब तक वो संसाधन नहीं है जब तक हम उसका इस्तेमाल न कर ले। जिस तरह अगर कहीं गाड़ी एक पड़ी हुई है, वो हमारे लिए भी संसाधन नहीं है जब तक हम उसको चलाकर कहीं जाए ना, उस गाड़ी को लेकर जाए ना, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो जिम्मरमैन एक व्यक्ति थे, उसका एक कथन है, संसाधन होते नहीं है, प्रकृति में हर चीज उपलब्ध है, पानी है, जल है, और सॉरी, जल है, मिट्टी है, वायु है, हर चीज उपलब्ध है, लेकिन पानी जब हम उपयोग कर रहे हैं, पानी का जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग कर रहे हैं, तभी संसाधन है। एक तालाब में पानी पड़ा हुआ है और उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्या चीज उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए यह संसाधन नहीं है। अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम मतलब इंसान लोग जाकर इसका हम प्रयोग करने लगते हैं, तब यह हमारे लिए क्या हो जाता है, संसाधन बन जाता है। ये मार्कर है और ये रखा पड़ा है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा मतलब हमें जरूरत है और इसका उपयोग कर रहे हैं, तब ये हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो नदी में जल उपलब्ध है, जैसा कि वो एग्जाम्पल समझ, नदी में जल उपलब्ध है, और नदी का जल तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं होगा जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो संसाधन हम बना रहे हैं एक तरह से ना, ठीक, यहाँ तक समझ गए। आप जानते हैं संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में जानते हैं, ठीक। मतलब इस धरती पर जितने भी चीज है, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, झील हो गया, वायु हो गया, जितना भी चीज है हर चीज उपलब्ध है, लेकिन उसका हम वर्गीकरण किस तरीके से करें, कौन से संसाधन किस मायने में काम कर आता है, तो वो चीज आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके मतलब इस धरती पर क्या आया, जीवन आया, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में जानते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, क्या, संसाधनों का वर्गीकरण।
ठीक। आप जानते हैं सबसे पहले कोई भी चीज की उत्पत्ति होती है, क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, रिसोर्स, अर्थात रिसोर्स दो प्रकार का होता है। सबसे पहले जीवन आरंभ हुआ पृथ्वी पर, उसके बाद तो इंसान आता है, जानवर आता है, जितने भी चीज है सब आता है। तो सबसे पहले जीवन उत्पत्ति, कोई भी चीज उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? बायोटिक और एबायोटिक, जैव और अजैव, जैव और अजैव संसाधन। ठीक, मतलब बायोटिक और एबायोटिक। तो इस पृथ्वी पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब ये जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन मतलब जिसमें जीव उपस्थित हो, जिसमें जीव उपस्थित हो, जिसमें जीवन संभव हो, वो क्या है? आप प्रकृति में जितने भी चीज देख रहे हैं जिसमें जीवन हो, जो लिविंग थिंग्स, वस्तुएं हो, वो क्या होंगे? बायोटिक रिसोर्स होंगे। क्या होंगे? जैविक संसाधन होंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे वनस्पति जात, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब कि आप समझ गए होंगे प्राणी जात मतलब सब आ गए जिसमें जीव जंतु मनुष्य जानवर सब आ गए, और वनस्पति जात मतलब जितने भी पेड़ पौधा है, जंगल है, सब आ गए किसमें? वनस्पति जात। तो जैव संसाधन मतलब जिसकी उत्पत्ति क्या हो? जिसमें जान हो, जो जीवित हो, जिसमें जान हो या जीवित हो, वो क्या होगा? जैव संसाधन होगा। और अजैव संसाधन इसका विपरीत जस्ट हो गया। अजैव संसाधन मतलब जिसमें जान नहीं हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक, जिसमें जान नहीं हो, जो जीवित नहीं हो, आप लोग बता सकते हैं नहीं हो, वो क्या है? अजैव संसाधन। जैसे कि मृदा, मिट्टी, जल, वायु, खनिज, और भी आप रख सकते हैं फलाना इत्यादि। तो जैव संसाधन जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? जैविक संसाधन। जैसे कि पेड़ पौधा, जीव जंतु, जानवर, सब क्या हो गया? जैविक संसाधन। और अजैव संसाधन मतलब क्या हो गया? जिसमें जान नहीं हो, जैसे कि मिट्टी, वायु, जल, हवा। ठीक, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। ये समझ गए? अभी तक हमने जाना दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते थे। कौन कौन? एक बायोटिक यानी जैव संसाधन, और दूसरा एबायोटिक यानी अजैव संसाधन। जिसमें जो सजीव वस्तुएं होती थी उसे जैव संसाधन, जो निर्जीव थी उसे अजैव संसाधन। अब हम लोग जानेंगे कि समाप्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। समाप्ति मतलब इस धरती पर कोई भी चीज है, कोई भी संसाधन है, अगर उसकी समाप्त के आधार पर हम देखें तो एक होता है समाप्त हो जाएगा, और एक होता है कि कभी समाप्त नहीं होगा। तो संसाधन समाप्ति के आधार पर, इसलिए दोस्तों कहा गया कि समाप्ति के आधार पर मतलब अगर इस धरती पर, इस अर्थ पर कोई भी संसाधन मौजूद है तो दो ही चीज, हम दो ही दृष्टि से उसको देख सकते हैं। क्या यह हमेशा के लिए इस धरती पर रहेगा? दूसरी बात, क्या दूसरी दृष्टि क्या देखेंगे? क्या यह कभी समाप्त हो जाएगी? तो ये दो दृष्टि है। इसी को एक कहा गया रिन्यूएबल संसाधन, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी समाप्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, पहले ये जानते हैं, और कई सारे एग्जाम में पूछते हैं कौन से संसाधन नवीकरणीय है। अगर दोस्तों आप सच में समझ गए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो आपको एग्जामिनर किसी भी तरह फंसाए कि कौन से संसाधन है, तो आप फटाक से उत्तर दे देंगे कि कौन से संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय मतलब, नवी मतलब होता है नया, क्या? नवी मतलब नया, और करणीय मतलब करना। तो नवी मतलब नया और करणीय मतलब क्या होता है? करना। ठीक, तो जो संसाधन
फिर से हम नया कर सकते हैं, फिर से हम ला सकते हैं इस अर्थ पर, उसी को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी वस्तु उपयोग करते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद वो कभी समाप्त नहीं होता है, फिर से हम उसको ला सकते हैं, वो क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन। नवी मतलब नया, तो जो संसाधन पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे कि सौर ऊर्जा दोस्तों, सोलर एनर्जी और विंड ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, यह हमारे अर्थ से कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट है इसको बढ़ावा दे रही है कि इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो सोलर एनर्जी है इसको वर्तमान में सरकार बढ़ावा दे रही है। आखिर क्यों? क्योंकि यह कभी पृथ्वी से समाप्त नहीं होगी। यह तभी समाप्त हो सकता है जब सूर्य समाप्त हो जाए, क्योंकि सोलर एनर्जी कहाँ से आता है, सन से आती है। तो यह सोलर ऊर्जा तभी समाप्त हो सकती है जब सूर्य विनाश हो जाए। तो इसीलिए जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक सोलर एनर्जी का नाम रहेगा। तो सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और उसी तरह पवन ऊर्जा, अभी जैसे है उसको ऊर्जा किस मतलब ऊर्जा बनाने में किसका उपयोग कहा जा रहा है करने के लिए, तो पवन का। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, इन सबको बढ़ावा दे रही है। तो इसलिए एग्जाम में भी पूछता है कि सोलर एनर्जी कौन से संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। क्यों नवीकरणीय संसाधन? क्योंकि हम इसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। विंड एनर्जी, वाटर, वन्य जीव। आप सोच रहे हैं वाटर कैसे होगा, यानी जल कैसे होगा? तो जल देखिए, आप लोग वाटर साइकिल के बारे में सुने होंगे। वाटर साइकिल मतलब जल चक्र के बारे में सुने होंगे। तो जो मान लीजिए यहाँ पे जल है, इस अर्थ पे जल है और ये वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे संघनित होकर मेघ बनता है और फिर यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो आखिर जल जो है ये अर्थ पे ही आ जाता है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, नवीकरणीय संसाधन। और आप लोग हाल ही में जैसे देखते होंगे कि जल एक समस्या बन चुकी है। तो जल इसलिए समस्या नहीं बन चुकी है क्योंकि वह नवीकरणीय संसाधन, इसलिए बन चुकी है क्योंकि उसकी जल की गुणवत्ता खराब हो रही है। क्यों गुणवत्ता खराब हो रही है? क्योंकि हमारे जो विकास की धर्रा है वो सही तरीका नहीं अपना रहे हैं, इसलिए जल की गुणवत्ता, उसकी क्वांटिटी समाप्त होते जा रही है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे कि उद्योग में जो कचरा निकलता है उसको सब नदी में फेंक देते हैं, तो जिस कारण जो वो जल जब धरती के अंदर सोखता है, जो भूमिगत जल होता है पृथ्वी के अंदर पीते हैं जो हम लोग पानी, फिर उसको प्रदूषित कर देता है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग किसान जैसे कि ज़्यादा कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल वाले खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण वो जो हम सिंचाई करते हैं तो वो पानी फिर अंदर जाती है, धरती के अंदर मिट्टी सोखती है। तो फिर वो जो पानी हम फिर निकालते हैं तो वो पानी फिर वो जो उर्वरक था वो अंदर जाने के बाद वो उर्वरक की मात्रा भी अंदर पानी में मिल जाती है, जिस कारण हमारे जल की क्या हो रही है, गुणवत्ता खराब हो रही है। लेकिन जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। और वन्य जीव, जितना जीव आता है वो भी नवीकरणीय संसाधन है। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा तो आप उत्तर दे देंगे। अब दूसरा है दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब जिसमें हम फिर से नया नहीं कर सकते हैं, एक बार उपयोग किए कि गया यहाँ से, उसी को क्या कहा, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसी को क्या कहा गया, अनवीकरणीय संसाधन। कुछ वस्तुएं या चीजें ऐसी हमारे अर्थ पर जिसका एक बार प्रयोग कर लिए, अगर इस धरती पर से समाप्त हो गई तो फिर उसका प्रयोग करना या आना इस धरती पर असंभव हो जाता है। इसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो चीजें हैं हमारे अर्थ पर, इसको बनने में लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद लोग कितने जानवर, जितने मतलब वनस्पति उसमें सड़ते हैं, गलते हैं, बहुत दिनों के बाद उसका विकास होता है कोयला सब का। इसीलिए कोयला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस अर्थ पर, और इसका अंधाधुंध उपयोग नहीं होना चाहिए। अभी हम एनर्जी में
ऊर्जा प्राप्त करने में ज़्यादातर मात्रा कोयला देते हैं, लेकिन यह हमारे अर्थ के लिए, हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर ये समाप्त हो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। वापस तभी आएगा जब हम लोग नष्ट हो जाएंगे और फिर से पृथ्वी का फिर से एक नया जीवन मिलेगा, तभी संभव है। इसलिए कोयला जो है दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है, और पेट्रोलियम जो है, अभी पेट्रोलियम से जो गाड़ी चलती है, यह भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसलिए पेट्रोलियम का उपयोग पर भी सरकार कम कर रही है और इसके स्थान पर कुछ और ला रही है। इसीलिए आप सरकार की मंशा भी समझ गए। अगर ज्योग्राफी आपकी सही में मजबूत रहेगी तो सरकार क्या कर रही है और क्या मंशा है, ये सब भी आपको समझ आते जाएगी। और जलवायु परिवर्तन जो अभी हो रही है, इस पर भी बहुत सारे समस्या का समाधान दिखने लगेगा। तो ये रही नॉन रिन्यूएबल वस्तुएं, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग जानते हैं ओनरशिप के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 तरह के होते हैं। ओनरशिप के आधार पर रिसोर्स कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? इंडिविजुअल रिसोर्स, आखिर ये क्या होता है? इंडिविजुअल रिसोर्स और सामुदायिक रिसोर्स, राष्ट्रीय रिसोर्स और अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स। तो दोस्तों इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब व्यक्तिगत संसाधन, ये क्या होता है? व्यक्ति या निजी संसाधन क्या होता है? तो जो किसी व्यक्ति का निजी हो वो व्यक्तिगत संसाधन है। तो हमने इस धरती पर सबसे पहले जीवन आया, मतलब उत्पत्ति हुई, कोई भी चीज उत्पत्ति 2 तरह का हुआ, जिसमें सजीव हो निर्जीव हो, मतलब जेब अजेब। और दूसरा क्या? समाप्ति के आधार पर, इस धरती पर समाप्त के आधार पर संसाधन 2 तरह के होते हैं। नवीकरणीय जो पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, और अनवीकरणीय जो पुनः प्रयोग में लाया नहीं जा सकता है, जिसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं? अब इंसान आ गया तो इंसान में मालिकाना हक के आधार पर राष्ट्र आ गया, तो किसी राष्ट्र के किस राष्ट्र का कितना अधिकार होगा किसी भी रिसोर्स का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से संसाधन किसका अधिकार होगा। तो ये कब आई? जब हम वो दोनों जान गए तब ये आया, ठीक। क्योंकि कोई भी चीज पहले उत्पत्ति होती है, फिर समाप्त के आधार पर उसको हम बांट दिए, उसके बाद फिर स्वामित्व के आधार पर मतलब मालिकाना हक के आधार पर संसाधन 4 तरह के। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत या निजी। तो व्यक्ति की निजी भूमि जैसे मकान, गाड़ी, घर, बंगला जो भी हो वो उसकी निजी है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है या इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जाता है। तो इसका जो मालिक होगा या होगी, कौन होगा? निजी व्यक्ति खुद का होगा। जैसे कि हमारी ये मार्कर है, और ये हमारी मार्कर किसी का नहीं हो सकता है जब तक, क्योंकि यह हमारी निजी संसाधन है। ये जो हम वस्त्र पहने हैं या चश्मा लगाए हैं, तो ये जो हमारी निजी है, इसलिए ये इस संसाधन पर किसका हक है? तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसलिए इसको क्या कहा गया? निजी संसाधन कहा गया या इंडिविजुअल रिसोर्स कहा गया। अब दूसरा है सामुदायिक रिसोर्स। सामुदायिक रिसोर्स जिसपे पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक रिसोर्स कहते हैं। जिस पर पूरे समुदाय का नियंत्रण, समुदाय मतलब लोग, हमारे सभी, तो जिस पर पूरे समुदाय का नियंत्रण हो उसे क्या कहा जाता है? सामुदायिक संसाधन। जैसे कि तालाब, पार्क, टेम्पल, सरकारी वाहन, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया सामुदायिक संसाधन, जिस पर पूरे समाज का नियंत्रण हो, और जैसे सरकारी अस्पताल, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है, जिस पर सभी का अधिकार हो। आप मंदिर में, किसी का पर्सनल मंदिर नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है, तो इसलिए यह पूरे समाज का हक है। इसलिए इसको क्या कहा गया? सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स, यानी राष्ट्रीय संसाधन जिस पर सिर्फ कानूनी अधिकार होगा, किसका? राष्ट्र का होगा, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कानूनी तौर पर उस देश की कानूनी व्यवस्था के अनुसार उस देश में संपूर्ण संसाधन पर किसका हक होगा? राष्ट्रीय संसाधन होगा। तो यहाँ जो सरकारी चीजें होती, जो देश का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कुछ भूमि ऐसी होती है
जिसको सरकार कुछ बड़ा करना चाहती है तो वो भूमि को सरकार जब्त कर सकती है और उसको उसके बदले पैसे दे सकती है या उसको उसके बदले कहीं और स्थान दे सकती है। तो सरकार उसी को हम उसी को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। इस पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का अधिकार होगा। चौथी क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसमें से कि आप देखिए दोस्तों, ये तो हो गया राष्ट्रीय संसाधन, हमारा देश का अधिकार होगा, किसी दूसरे को नहीं देंगे, तो जिसका है मतलब उस राष्ट्र का होगा। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा देश से ये क्षेत्र है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ तक ये रहा, इसे से बना देते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र है भारत का, मान लेते हैं ये गुजरात का कुछ एरिया इधर, यहाँ जो है एक मापते हैं हम लोग, तो उसको समुद्री 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मापने की इकाई है। तो 200 नॉटिकल मील के बाद यहाँ यहाँ आ गई, खत्म हो गई, यहाँ आएगी कितनी, 200 नॉटिकल मील। यहाँ के बाद अब मान ली यहाँ कोई देश नहीं है, यहाँ पे समुद्र है, सागर है, वहां सागर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई और अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार हो जाएगा, किसका, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ये संसाधन हो जाएगा, किसी पर्सनल देश का राइट्स नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, वो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएगा। देखिए एक मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे मछुआरे मछली मार रहे हैं, ठीक, गुजरात के कच्छ के रण में, और यहाँ से कुछ लोग इस क्षेत्र में आ गए, 200 नॉटिकल मील से पार हो गए, मापने की इकाई 200 नॉटिकल मील से पार हो गए, और यहाँ पर इधर से पाकिस्तान के मतलब मछुआरे आ गए, लेकिन यहाँ भी वो भी अपने नॉटिकल से पार हो गए, दोनों झगड़ा करने लगते हैं, और यहाँ के जो संसाधन कुछ मिल गया, कुछ यहाँ पे मान लेते हैं कि पेट्रोलियम मिल गया, ठीक, पेट्रोलियम मिल गया, तो ये जो है, ये पेट्रोलियम पर किसका हक होगा, क्या भारत का हक होगा या पाकिस्तान का मतलब अधिकार होगा, तो दोनों में से किसी का नहीं होगा, ये चल जाएगा कहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय में, यह अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, ठीक, आप समझ गए होंगे। तो जो भारत के 200 नॉटिकल मील के बाद जो क्षेत्र आता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 तरह के होते हैं, हमने जाना स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 तरह के। अब क्या है, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर संसाधन 4 तरह के होते हैं, कौन कौन, संभावी संसाधन और संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार संसाधन और संचित खोज संसाधन। आखिर क्या होता है, कोई भी अगर कोई भी देश हो वहाँ पे विकास हो रहा है तो उस विकास के आधार पर हम संसाधन 4 तरह के 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहली क्या, संभावी, संभावना है, ठीक, पोटेंशियल रिसोर्स, किसी प्रदेश में उपलब्ध है, ठीक, यह अनुमान के चलते हैं किसी प्रदेश में उपलब्ध है, बट उनका यूज नहीं किया जा रहा है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। संभावित संसाधन मतलब कोई क्षेत्र में उपलब्ध है परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक, लेकिन वो क्या है, भविष्य में प्रयोग में लाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, संभावित संसाधन कहेंगे। अर्थात जैसे कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं है, प्रचुर भंडार है, लेकिन क्या अभी वर्तमान में उतनी मात्रा में उपयोग की जा रही है जितनी होनी चाहिए, तो ऐसा फिलहाल नहीं है, लेकिन हो रहा है, लेकिन हम भविष्य में ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसी को दोस्तों संभावित संसाधन कहा गया। क्या कहा गया, संभावित संसाधन, अर्थात जो वर्तमान में उपलब्ध हो परंतु उसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, बट उनका उपयोग अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसी को क्या कहा गया, पोटेंशियल रिसोर्स अर्थात संभावित संसाधन कहा गया, ठीक, ये समझ गए। अब है दोस्तों विकसित संसाधन, आप नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, विकसित संसाधन यानी वो पूर्ण तरह से, जैसे कि हम कहते हैं कि विकसित देश है, यानी पूरी तरह से वो देश विकास कर चुका है, विकास की प्रक्रिया से निकल चुका है और वह सबसे उच्च श्रेणी में है, विकसित है, उसी तरह संसाधन भी विकसित होता है। तो
तो यानी कि वो संसाधन विकसित हो चुका है, हर चीज मालूम है उस संसाधन के बारे में। तो ये भी जानते हैं जिनका सर्वे मतलब सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक, उनके उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका। देखिए, कोई भी देश विकसित तभी होता है जब उसके बारे में हर चीज पता हो जाता है, वो इतना पैसा कमा रहा है, इतना चीज आगे निकल गया, तब हम विकसित कहते हैं। उसी तरह संसाधन में होता है, जिनका हम सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई संसाधन मिला, मान लेते हैं एक झारखंड राज्य में एक सोने का भंडार मिला, लेकिन मालूम है कि वो सोने का भंडार कितना मात्रा में है और उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता क्या है, तो वो संसाधन क्या है, हमारे लिए विकसित है, पूर्ण तरह से वो विकसित हो चुका है। तो मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका है, हम जान चुके हैं, उसी को क्या कहा गया, विकसित। और तीसरी क्या है दोस्तों, भंडार संसाधन। भंडार संसाधन मतलब कि देखते हैं पर्यावरण में उपलब्ध भंडार वस्तु जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम है, मतलब भंडार है संसाधन की, जैसे कि हवा में ऑक्सीजन, ठीक, जैसे H2O मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, और हाइड्रोजन ऊर्जा का एक स्रोत है, ये क्या है, भंडार संसाधन। उसी तरह इसी की तरह संचित कोष भी है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। तो ये दोनों सेम ही है, थोड़ा कुछ डिफरेंट है, तो वो पर्यावरण से संबंधित है, ये भी पर्यावरण से है, तो ये बताना उतना उचित नहीं है, ठीक। यहाँ तक रही आपको संसाधन की मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो आप लोग जान गए होंगे कि संसाधन का वर्गीकरण किस तरह हुआ, चार वर्गों में बांटकर हमने पढ़ा। तो जो भी चैनल में नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और अच्छे से हम अच्छे कंटेंट ला सके आपके सामने और आगे पढ़ेंगे। ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग और संसाधन संरक्षण, और उसमें आगे पढ़ेंगे भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, आखिर मृदा कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ क्या कौन सी मृदा मिलती है, तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे मिलते हैं, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।